नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी विद पीके। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बात करूंगी भारतीय राष्ट्रवाद पर। आजकल भारतीयता पर सवाल उठाती सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो आपको देखने को मिल ही जाते होंगे। सवाल उठाने वाले भारतीय पहचान को छोड़ अपनी दूसरी पहचानों पर जोर देते हैं। मुझे लगता है इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि इन आवाजों में मुझे इतिहास की एक गूंज सुनाई देती है। उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने 200 साल के अंग्रेजी राज के दौरान जमकर इस बात का प्रचार किया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रहे सर जॉन स्टाची ने कहा था कि भारत के विषय में ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई देश नहीं है, ना कभी था। यहाँ यूरोपीय धारणाओं के अनुकूल भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एकता है ही नहीं। ब्रिटिश इंपीरियल हिस्टोरियन सर जॉन सिले ने भी कुछ यही बातें कही थी। उनके मुताबिक भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं, बल्कि केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जैसे यूरोप या अफ्रीका। ये किसी एक राष्ट्र और एक भाषा के क्षेत्र को नहीं दर्शाता, बल्कि कई राष्ट्रों और कई भाषाओं के क्षेत्रों की ओर संकेत करता है। इन उदाहरणों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक, भाषाई, जातीय या क्षेत्रीय पहचान सबसे अहम है, वो दरअसल मानसिक रूप से उपनिवेशवादी विचारधारा के गुलाम हैं। भारत को स्वीकार करना उनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना ब्रिटिशर्स के लिए था। भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए वेस्ट की नेशन स्टेट की परिभाषाएं काम नहीं आएंगी, क्योंकि उन परिभाषाओं में होता है कोई एक धर्म, कोई एक भाषा, कोई एक नस्ल। अब इन पैमानों को ध्यान में रखकर भारत को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ना हमारे यहाँ कोई एक भाषा है, ना एक मजहब, ना एक जाति, ना एक तरह का खान पान और ना ही एक तरह का पहनावा। लेकिन इसके बावजूद भारत का इतिहास राष्ट्र शब्द के इतिहास से भी पहले तक जाता है। भारत के पास हजारों साल की संस्कृति, मानव मूल्य, जीवन दर्शन है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार इस सच्चाई को दुनिया से छिपाना चाहते थे। भारत वेस्टर्न थिंकर्स के लिए पहेली बना हुआ है कि इतनी विविधताओं के होते हुए ये देश एक कैसे है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारतीय होने का अर्थ अपनी हर पहचान को खत्म कर देना है? इस प्रश्न पर आने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंसान की कोई एक पहचान नहीं होती। दरअसल इंसान कई पहचानों का एक संगम होता है। उसकी भाषा, धर्म, क्षेत्र और देश सब उसकी पहचान का हिस्सा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम विदेश जाते हैं तो हम सिर्फ भारतीय होते हैं, जबकि अपने देश में हम पंजाबी, मलयाली, तमिलियन, मराठी, बंगाली होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य उपनिवेशवादी इतिहासकारों का यही मकसद था कि भारत के लोग खुद को कुछ भी समझें, भारतीय ना समझें। लेकिन तत्कालीन जनता ब्रिटिश चाल को समझ गई। भारत ने उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ महान संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि भारतीय पहचान की अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत की। भारत की आजादी की लड़ाई भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। इसमें कोई एक विचार या एक ग्रुप शामिल नहीं था, बल्कि अलग अलग विचारधाराओं वाले संगठन अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी ताकत आम लोग थे। जिंदगी की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने आज़ादी की अहमियत समझी और उसे पाने के लिए संघर्ष भी किया। स्वतंत्रता आंदोलन में ये समझ उभरने लगी थी कि भारत को एक धर्म, एक भाषा या किसी एक विचार से नहीं बांधा जा सकता। भारत को एक रखने के लिए जरूरी है इसके अलग अलग रंगों को संजो के रखना।
इसके लिए चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जो निष्पक्ष हो, किसी विचार, व्यक्ति, समुदाय के खिलाफ ना हो, लेकिन किसी की तरफदारी भी ना हो करे। ये वो बुनियादी सहमति है जो हमें आज़ादी की लड़ाई के नायकों के विचारों में बार बार मिलती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 19 अक्टूबर 1952 को शिलांग में दिए गए एक भाषण में कहा था, मेरे मन में भारत और भारतीय लोगों की हजारों हजारों तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें जो अक्सर अलग होती हैं, क्योंकि जो लोग सुदूर उत्तर में रहते हैं वे दक्षिण या पूर्व और पश्चिम में रहने वाले लोगों से अलग हैं। वे कई तरह से भिन्न हैं, उनकी भाषाएं, उनके कपड़े, शायद उनका खाना और उनके रीति रिवाज भी अलग हैं। ये अनंत विविधता है, लेकिन साथ ही मैं एक जबरदस्त एकता भी देखता हूँ जो लोगों को एक साथ बांधती है। यहाँ तक कि जब अतीत में भारत राजनीतिक रूप से बटा हुआ था, तब भी हमारे अंदर ये एकता और एक होने का एहसास था। नेहरू साफ कहते हैं कि भले ही हजारों साल के इतिहास में भारत राजनीतिक रूप से एक ना रहा हो, लेकिन लोगों के बीच एकता का भाव हमेशा रहा। भारत को जब आज़ादी मिली तो एक नए मुल्क का संविधान लिखने की जिम्मेदारी जिस शख्स के कंधे पर आई, वो समाज के सबसे ज्यादा शोषित तबके का प्रतिनिधित्व करता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ रहे। उन्होंने गांधी जी की सबसे तीखी आलोचना की, लेकिन जब राष्ट्र निर्माण का वक्त आया तो सारे मतभेद भुलाकर नेहरू सरकार में शामिल हुए। जरा कल्पना कीजिए कि एक शख्स की जिसने कभी कहा हो कि अछूतों का कोई देश नहीं होता, वही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है। भारत का राष्ट्रगान जो हमें परिभाषित करता है, हमारी पहचान का भी हिस्सा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश से बेइंतहा प्यार करने वाले टैगोर राष्ट्रवाद की अवधारणा में यकीन नहीं रखते थे। वे पश्चिम का सिद्धांत मानकर खारिज करते थे और मानवतावाद के समर्थक थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को क्रूर महामारी तक कहा। देश ने उन्हें अपना महानायक माना। स्वतंत्र भारत ने उनके लिखे जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा। अंबेडकर और टैगोर के उदाहरण हमें बताते हैं कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं के लिए असहमति राष्ट्रवाद का अहम हिस्सा थी। गांधी, नेहरू, अंबेडकर और टैगोर के बीच कई मुद्दों पर भारी असहमतियां थीं, लेकिन चारों ने एक दूसरे के विचारों को सम्मान दिया, क्योंकि जानते थे कि बिना आलोचना के कोई भी लोकतंत्र ढकोसला है। इसलिए भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहते थे जो विविधताओं से भरा हो, जहां विचार और आलोचना की स्वतंत्रता हो। जब भी विविधताओं को दबाया जाएगा, स्वतंत्रता, विचार और आलोचना को कुचला जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद खतरे में पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा के दो और अहम पक्ष हैं जिन्हें समझना जरूरी है। दुर्भाग्य से उन्हें भी आज भुलाया जा रहा है। इसमें पहला है किसी शत्रु की कल्पना न होना। भारतीय होने के लिए या भारत से प्रेम करने के लिए किसी दूसरे देश से नफरत करना जरूरी शर्त नहीं है। महात्मा गांधी ने इस भावना को बहुत ही सुंदरता से वर्णित किया है। वे कहते हैं, मैं भारत का उत्थान इसलिए चाहता हूं कि सारी दुनिया उससे लाभ उठा सके। मैं ये नहीं कहता कि भारत का उत्थान दूसरे देशों की नींव पर हो। दूसरा अहम पक्ष ये कि भारतीयता में अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं ये कहकर पूरी दुनिया से कट जाना या बाकी देशों को हीन समझना हमारी राष्ट्रीयता का आधार नहीं है, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद विश्व एकता की बात करता है। महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो राष्ट्रवादी हुए बिना कोई अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीयतावादी तभी संभव है जब राष्ट्रवाद सिद्ध हो चुका हो, यानी जब
विभिन्न देशों के निवासी अपना संगठन कर लें और हिल मिलकर एकतापूर्ण काम करने का सामर्थ्य प्राप्त कर ले। ये है हमारा राष्ट्रवाद, जो सोचने और सवाल करने की आज़ादी देता है, किसी भी तरह की कट्टरता और संकीर्णता से दूर ले जाता है, जो हमें वैश्विक बनाता है। यही है भारत का विचार, यानी आइडिया ऑफ इंडिया। अगर हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और धर्म को बचाना है, तो हमें हर हाल में आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करनी होगी। भारत है तो हम हैं, हमारी अलग अलग पहचानें हैं। मैं नेहरू जी के शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। वे कहते हैं, एक ज़रूरी बात जो हमें हासिल करनी है वह है भारत को दिल और दिमाग से एकजुट करना, जैसा कि हमने इसे राजनीतिक रूप से एकजुट किया है। इसका मतलब है कि हर एक भारतीय, चाहे वह किसी भी प्रांत का हो, चाहे उसका धर्म, जाति या समूह कुछ भी हो, इस देश में उसके बराबर अधिकार हैं। राजनीतिक रूप से या किसी और तरह से किसी के पास दूसरे से ज्यादा अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। अगर हम अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपने पड़ोसी के अधिकारों और विशेषाधिकारों को पहचानना होगा। तभी हमें अवसरों की समानता मिल सकेगी।